व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है विवाह। और वो विवाह एक बार हो जाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन उस विवाह के संपन्न होने के बाद भी दिक्कतें आ सकती हैं। किन किन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो दिक्कतें आ सकती हैं, किन किन शर्तों का पालन किया गया तो स्थिति ठीक होगी। यानी कि इसका मतलब कि किन किन शर्तों के पालन के बाद विवाह वैध विवाह माना जाएगा, किन किन शर्तों के पालन न करने की वजह से विवाह शून्य या शून्यकड़ी हो सकता है। इस तरह की बात हम लोग करेंगे। केस लॉस की बात करेंगे, तमाम उसके आधार की शर्तों की बात करेंगे और अंतर की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि किसी विवाह के संपन्न होने के बाद, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम के बाद की बात करें तो अब विवाह को संविदा के रूप में माना गया और विधिक संबंध के रूप में माना गया। तो जैसे ही हम लोगों ने किसी काम को संविदा मान लिया या विधिक संबंध मान लिया तो निश्चित रूप से उसमें कुछ हमें उपचार भी मिलते हैं, कुछ रेमेडी रिलीफ भी मिलती है। तो इसी संदर्भ में हम लोग जब मैट्रिमोनियल रिलीफ की बात कर रहे थे, यानी इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ हम लोगों ने बात की थी कि मैट्रिमोनियल रिलीफ के रूप में क्या क्या रिलीफ मिलती है हमें। तो सबसे पहले धारा 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, प्रत्यास्थापन। इसके बाद न्यायिक पृथक्करण। और तीसरी जो रेमेडी मिलती है हमें विवाह की अकृतता के रूप में, यानी नलिटी ऑफ मैरिज के रूप में मिलती है। और इसमें भी दो रेमेडी मिलती है, एक शून्य विवाह के रूप में और एक शून्यकरणी विवाह के रूप में। तो इसके बाद फिर एक रेमेडी हमें मिलती है तलाक के रूप में। तो कुल ये 4 तरह की रेमेडी हमें मिलती है और इन्हीं रेमेडीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इसमें आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप उस वीडियो को पहले देख लें तो ये बात और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। तो यानी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैध विवाह क्या है। इसके बाद तब नंबर आता है रेमेडीज़ की बारे में बात होगी और तब रेमेडी में ये तीसरे नंबर की रेमेडी है। ये इस लेवल पे हम लोग को समझ करके आगे चलना है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि वैध विवाह है क्या। तो वैध विवाह को जानने के लिए धारा 5 में 5 शर्तें बताई गई हैं और यदि इन 5 शर्तों का पालन किया गया तो वही विवाह वैध विवाह होगा और इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो वो विवाह वैध विवाह नहीं होगा। तो मोटे तौर पे ये बात हम लोगों को समझनी है। और इसके बाद अब देखना ये होगा कि किन शर्तों के पालन न करने का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले यदि अकृतता की बात करें या नलिटी ऑफ मैरिज की बात करें तो विवाह को अमान्य घोषित करना, समाप्त करना ही अकृतता कहलाता है। यानी कि बिल्कुल उसको साफ कर देना, वाइप कर देना, हटा देना। यानी जो संबंध था वो संबंध अब न रह जाए, इस तरह की बात करना या इस तरह का निर्णय देना, इसी को हम अकृतता या नलिटी ऑफ मैरिज के नाम से जानते हैं। और नलिटी ऑफ मैरिज में जैसा मैंने कहा कि शून्य विवाह और शून्यकरणी विवाह नाम की 2 रेमेडीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शून्य विवाह की। तो शून्य विवाह की बात अगर करें तो शून्य और शून्यकरणी विवाह की बात अधिनियम में धारा 11 और 12 में की गई है। शून्य विवाह की बात धारा 11 में की गई है वाइड मैरिज की, और शून्यकरणी विवाह यानी वाइडेबल मैरिज की बात धारा 12 में की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शून्य विवाह का मतलब ये प्रारंभ से ही बिल्कुल माना जाता है कि अस्तित्व में है ही नहीं है। जैसे एक जीरो बनाया जाए तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसी तरह इस विवाह की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और शून्यकरणी विवाह की बात की जाए तो पक्षकारों में संबंध उसी तरह से मान्य होता है जैसे कि वैध विवाह का होता है, जब तक कि उसे शून्य घोषित न करा दिया जाए। तो इस सेंस में इन दोनों विवाह को समझते हुए हमें शून्य विवाह के बारे में अब हमें समझना है। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हमें वैध विवाह को समझना होगा। तो वैध विवाह की 5 शर्तें बताई गई हैं। क्या क्या शर्तें हैं कि यानी कोई पक्षकार जो विवाह कर रहा है उसका कोई पूर्व पति या पत्नी जीवित न हो, तो यानी एक शर्त ये हो गई। इसके बाद उसकी चौथी शर्त है कि आपस में उनका कोई नातेदारी संबंध न हो, और 5वीं बात कही गई है कि वो आपस में सपिंड न हो। तो इन तीनों का यदि उल्लंघन होता है तो इन्हीं शर्तों के उल्लंघन के बाद हम इस विवाह को शून्य विवाह मान लेते हैं। तो अब यानी कि विवाह के आधार क्या हो सकते हैं, तो यही 3 आधार हैं शून्य विवाह घोषित कराने के लिए। तो इनकी बात की जाए कि विवाह के शून्य विवाह के की शर्तें क्या है, उनका आधार क्या है और दूसरे कंडीशंस क्या क्या हैं। तो शून्य विवाह वह है जो आरंभ से ही अमान्य होता है, यानी वर्ड एबिनिसियो, यानी बिल्कुल प्रारंभ से ही ये माना जाता है, यानी विधि की निगाह में, इन आई ऑफ लॉ, ये माना जाता है कि ऐसा मैरिज अस्तित्व में है ही नहीं, विवाह हुआ ही नहीं। विधि ऐसा मानती है, अर्थात विधि की दृष्टि में ऐसा विवाह अस्तित्व में नहीं होता। तो जब वो है ही नहीं है तो इसका मतलब उसका प्रभाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस आधार पर यदि समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि विवाह के समय पहले से जीवित पति या पत्नी हो,
यानी वो व्यक्ति जो विवाह कर रहा है वो दूसरा विवाह कर रहा है। निषिद्ध संबंधों में विवाह हो। निषिद्ध संबंध का मतलब कि भाई बहन, चाचा चाची, फूफा फूफी, मौसी मौसा, ये निषिद्ध संबंध हैं, यानी जो हमारे निकट के नातेदार हैं उनके भी बीच में विवाह करना ही निषिद्ध संबंधों में विवाह करना माना जाता है। और इसके बाद लास्ट है सपिंड संबंध में विवाह। सपिंड संबंध का मतलब कि जैसे ये पूर्वज एक हो, यानी उस महिला का और उस पुरुष का जिसका विवाह हो रहा है, उन दोनों के पूर्वज एक हों, कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो रहे हों, और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक और माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक। तो ये 5 पीढ़ी तक और माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक, इनका रिलेशन अगर आपस में कहीं जा कर के एक पूर्वज से जुड़ रहा होगा तो इन्हीं व्यक्तियों को हम कहेंगे कि वो सपिंड हैं। और सपिंड व्यक्तियों में शादी को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। यदि उनके बीच आपस में कोई ऐसा कस्टम हो, कोई रीति रिवाज हो, तब ऐसा विवाह यानी ये दोनों विवाह किए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर पक्षकारों ने ऐसा विवाह किया होगा तो ये विवाह शून्य विवाह हो जाएगा और उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद अब और क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पश्चात ऐसा विवाह हुआ हो, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के पहले अगर दूसरा विवाह हुआ था तब वो शून्य विवाह नहीं होगा। इसके बाद ऐसा विवाह अकृत और शून्य हो जाएगा, यानी इसके लिए अलग से कोर्ट की, न्यायालय की आज्ञप्ति या डिक्री लाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही माना जाएगा कि ऐसा विवाह अस्तित्व में नहीं है। किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किया जा सकता है, यानी दोनों पक्षकारों में से कोई आवेदन कर सकता है। ऐसे मामले में यानी शून्य विवाह के मामले में कोई पक्षकार पीड़ित और कोई पक्षकार दोषी नहीं होता है, बल्कि दोनों ही एक ही फुटिंग पे होते हैं। इसलिए इसमें से कोई भी इस तरह की डिक्री ला सकता है या आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन पर न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकेगा। अब इसके बाद बात यह आती है कि शून्य और शून्यकर्णी विवाह की जो 2 कैटेगरी हम लोग बना रहे हैं, इनमें जो अंतर है, मुख्य अंतर है कि शून्य विवाह में तकनीकी समस्याएं हैं, यानी विधि का उल्लंघन हो रहा है, सामाजिक प्रथा का उल्लंघन हो रहा है, रीति रिवाज का उल्लंघन हो रहा है, या कहीं ना कहीं समाज या विधि इन्वॉल्व है। और जब हम शून्यकर्णी विवाह की बात करते हैं तो वहाँ पे व्यक्ति की वैयक्तिक अर्हता, योग्यता उसमें इन्वॉल्व है। यही बेसिक ग्राउंड है दोनों में। और बाकी एक ग्राउंड ये है कि शून्य विवाह पहले से ही बिल्कुल नल एंड वाइड होता है और शून्यकर्णी विवाह वैध बना रहता है जब तक कि उसे शून्य घोषित न कर दिया जाए। अब इसके बाद इसका प्रभाव क्या होगा शून्य विवाह का, तो द्विविवाह की दशा में, यानी अगर ये वाली पहली कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया, यानी विवाह के समय एक पक्षकार का कोई पति या पति जीवित था, तो ऐसे कंडीशन में दूसरा विवाह शून्य हो जाएगा और धारा 17 के अधीन, यानी इसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन दंडनीय हो जाता है। और भारतीय न्याय संहिता आज की डेट में बात करें और जब अधिनियम बना था उस समय आईपीसी के अनुसार ये दंडनीय था और दंड 7 वर्ष तक का दंड या 10 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। 7 वर्ष, यदि छिपा के नहीं किया गया है तो 7 वर्ष, और छिपाया गया था तो 10 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। और बीएनएस की धारा 82 में ये बात की गई है। अब यदि प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह किया गया तो शून्य तो ये अपने आप में है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दंड भी दिया जाएगा। तो इसके लिए दंड क्या है कि धारा 18B में कहा गया है कि 1 मास तक का सादा कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यानी शून्य विवाह अपने आप में अपराध है और उसके लिए दंड निर्धारित किया गया है और पक्षकारों को दंडित किया जाएगा। अब इसके संदर्भ में यदि महत्वपूर्ण निर्णयों की बात की जाए तो MM मल्होत्रा बनाम भारत संघ के मामले में 2006 में क्या कहा गया कि धारा 11 जो है एक इनेबलिंग प्रोविजन है, समर्थकारी प्रावधान है, और इसमें अकृतता की डिक्री प्राप्त करना आवश्यक नहीं है या पूर्व शर्त नहीं है। यमुनाबाई अनंतराव आधव वर्सेस अनंतराव शिवराम आधव के मामले में 1988 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले विवाह के रहते हुए दूसरा विवाह शून्य है। ऐसे विवाह की पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। हालांकि आज धारा 144 हो चुकी है बीएनएसएस की, लेकिन जब ये निर्णय आया था तो उस समय सीआरपीसी लागू थी, इसलिए सीआरपीसी की धारा की बात यहाँ पे की जा रही है। सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1995 का केस है। इसमें न्यायालय ने कहा कि कोई हिंदू पति इस्लाम स्वीकार करके दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक कि पहला विवाह समाप्त न हो, यानी उसका तलाक न ले लिया जाए या वो किसी भी रूप में समाप्त न हो जाए। ऐसा विवाह द्विविवाह माना जाएगा। पहला विवाह तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि उसे विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा समाप्त नहीं किया जाता। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक वैयक्तिक विधि द्वारा दूसरी वैयक्तिक विधि को सप्रेस नहीं किया जा सकता या एक वैयक्तिक विधि से दूसरी वैयक्तिक विधि को ओवररूल नहीं किया जा सकता। न्यायालय का नवीनतम दृष्टिकोण क्या है इस मामले में, तो सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर के मामले में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया विवाह प्रारंभ से शून्य होता है।
ऐसे विवाह का विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता। न्यायालय ने क्या कहा कि धारा 11 के अंतर्गत घोषित शून्य विवाह का पक्षकार भी अधिनियम की धारा 24 या 25 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार है। ऐसे विवाह की पत्नी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अधीन भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। यानी कि खुद हिंदू विवाह की अधिनियम की धारा 24 या 25 में तो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, या उसका पति कर सकता है अगर उसके पास अपने भरण पोषण के लिए साधन नहीं है। लेकिन बीएनएसएस की धारा 144 में वो व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। पति को तो वैसे भी 144 में अधिकार नहीं है, और पत्नी भी बीएनएसएस की धारा 144 में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती यदि मैरिज शून्य मैरिज है। और यही बात पहले के केसेस में भी लागू की गई थी। यमुना बाई के केस में और सविता बेन के केस में भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि शून्य विवाह की पत्नी बीएनएसएस की धारा 144 के अधीन या सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। तो इस रूप में आपने देखा शून्य विवाह का प्रभाव देखा आपने, उससे संबंधित केस लॉ आपने देखा, और शून्य विवाह का स्तर क्या है, उसका स्टेज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये आपने देखा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मुख्य परीक्षा में बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो सुनकड़ी विवाह और तलाक से रिलेटेड और जो भी इससे रिलेटेड वीडियो हैं इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप देखें, लाभ उठाएं उसका। धन्यवाद।